वेलकम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है बेस थ्योरम। कल हमने स्टार्ट किया था और इसमें कल मैंने सारा कंसेप्ट आपको बताया था। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से लेकर के बेस थ्योरम, दोनों थ्योरम की आपको प्रूफ और बहुत आसान तरीके से कैसे इनका हमें यूज़ करना है, कैसे एप्लीकेशन करना है, वो कल सिखाया था मैंने आपको। आज जो हम और क्वेश्चन करने जाएंगे, एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उनको भी डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। जब हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं या बेस थ्योरम लगाते हैं, तो एक तो बात ये, बेस थ्योरम लगाने के लिए आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगानी ही पड़ेगी हर बार। बेस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास कुछ इवेंट्स ऐसी दे रखी होंगी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और एग्जॉस्टिव का मतलब है कि उनमें अगर आप उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे तो वो 1 आ जाएगी। तो ये दो चीज़ें जरूर हम क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे। जिन इवेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगी, उनको हम E1 E2 E3 करके मानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड सो ऑन, इनका सम हमेशा 1 आना चाहिए। ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि अगर 1 आएगा तभी आप काम आगे शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में एक इवेंट होती है जो इन सभी E1 E2 En के साथ होती है। नॉर्मली अगर E1 E2 या E1 E2 E3 तीन इवेंट तक जाते हैं। 4 इवेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 इवेंट तक का क्वेश्चन है, 2 इवेंट के ज्यादा क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कि E1 और E2 जो इवेंट्स हैं उनके साथ में कौन सी घटना है जो हो रही है। फिर उल्टा क्रम चलता है कि आपसे कहा जाएगा ये जो इवेंट है ना, जो सबके साथ हो रही है, ये तो हो चुकी है, तो आप बताओ वो E1 के साथ हुई थी या E2 के साथ हुई थी। यही टोटल प्रोबेबिलिटी और यही आपकी बेस थ्योरम का बेस है जो लगाना है। सवालों के हिसाब से सब काम वही रहने हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे बनाने हैं तो इनको लैंग्वेज तो बनानी पड़ेगी अलग अलग। क्वेश्चन सब में बात एक ही है। अगर आप 2-4 सवाल कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सवाल आप करने प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 27 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर और कुछ एग्जाम्पल आप कर लीजिए, तो मैं समझता हूं कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको 5-7 सवाल करने के बाद आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ बेस थ्योरम मुझे आती है। कंसेप्ट वाला पार्ट जरूर देखना है, जो मैंने कल लेक्चर कराया वो पूरा लेक्चर देखिए और फिर आप जो है इस लेक्चर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब मैं आ जाता हूं इसमें। एक्सरसाइज जो है केवल एक ही एक्सरसाइज है, 19A एक्सरसाइज है। और मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल कराया था। देखिए, कह रहे देयर आर 2 बैग्स 1 and 2 कंटेनिंग 3 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स एंड 2 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स रेस्पेक्टिवली। तो हमारे दो बैग हैं, बैग 1 बैग 2, दोनों को मैं लिख लेता हूं। ये बिल्कुल रफ स्केच है। तो क्या गिवन है हमें, एक तो दिया है बैग 1 और एक दिया है बैग 2। बैग 1 के अंदर क्या क्या है, बैग 1 के अंदर 3 रेड और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। बैग 2 के अंदर 2 रेड और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। जैसे ही कहा ए बैग इज सिलेक्टेड रैंडम, तो इसका मतलब दोनों बैग में से एक बैग आपको चूज करना है। इसका मतलब ये हो गया दोनों के चूज करने के तरीके सेम है, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो इवेंट E1 और E2 यही बनेंगे मेरे, क्योंकि ये दोनों इवेंट ऐसी हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। E1 और E2 दो इवेंट मुझे हमेशा ऐसी माननी होंगी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। तो इवेंट E1, और आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा बनाएगी, हमेशा इवेंट E1। इवेंट E1 में आपको सिलेक्ट करना है एक बैग, सिलेक्टेड बैग 1, सिलेक्टिंग बैग 1 या बैग 1 is सिलेक्टेड, कुछ भी कह लीजिए। इवेंट E2, सिलेक्टिंग बैग 2, सिलेक्टिंग बैग 2। बैग 1 का बैग 2 का सिलेक्शन हमें करना है। और फिर कह रहे हैं ए बैग इज सिलेक्टेड एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज फाउंड टू बी ए रेड बॉल। कह रहे हैं मुझे बॉल निकल गया, हमें देख लिया हमने रेड बॉल है, तो अब ये पता लगाओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कि वो पहले बैग से आई होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम हमेशा अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्ट होने की बात नहीं करते हैं, कैसा हुआ हो कैसा नहीं हो वो बात नहीं है। बात ये अनुमान है कि अगर ऐसा हुआ हो तो ऐसा होगा। यानी अगर आप 100-150 बार इस काउंट करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी कह रही है वही आंसर आएगा। 100-150 बार इस काउंट करते हैं, मतलब अच्छा खासा एक सैंपल स्पेस लेना पड़ेगा हमें, एक अच्छा खासा हमें एक्सपेरिमेंट्स का बेस लेना पड़ेगा, तो फिर जो प्रोबेबिलिटी कह रही है वही होगा।
तो कह रहे हैं इट इज फाउंड टू बी रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। कह रहे हैं कि अगर ये रेड बॉल आती है तो बताइए कि पहले बैग से आई होगी, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है, मेरे को ये पता चल गया कि रेड बॉल जो आनी है ये बैग 1 बैग 2 किसी भी आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इवेंट ऐसी है जो दोनों के साथ हो सकती है, E1 के साथ भी E2 के साथ भी। तो मैं इसको रखता हूं इवेंट ए। इवेंट ए, हाँ ए कह लेते हैं, ठीक है। इवेंट ए, ड्रॉइंग ए रेड बॉल, बिल्कुल रेड बॉल को ही आपको मानना है इवेंट ए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। E1 इज इक्वल टू हाफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 is equal to 1/2. Since E1 and E2 are mutually exclusive and exhaustive events, तो यहां पर लिखना वेयर E1 and E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अच्छा, अब जो मुझे चाहिए कि अगर आपने फर्स्ट बैग चूज किया था तो उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये कि आपने पहला बैग चूज कर लिया तब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं PA/E1। देखो जो हो चुका है वो नीचे आएगा, जो कर रहे हो ऊपर आएगा, ये सब काम हमने पिछले चैप्टर में किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब ये है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहला बैग चूज कर चुके हैं। तो पहला बैग चूज कर लिया तो ये रहा सैंपल, इसका सारा का जो सामान है इसके अंदर। तो यहां पर 3 रेड बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, तो टोटल बॉल होगी 7। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की हो जाएगी 3/7 यहां से। और अगर बैक टू सेलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी A/E2 से लूंगा मैं, और ये होगी 2/5। मुझे लगता है मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। यहां पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं दोनों, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में यहां पर हमारे पास 3/7 और 2/5 जो मैंने लिया है, यहां पर जब बैक 1 चूज हो गया तब ये प्रोबेबिलिटी आएगी, बैक 2 चूज हो गया ये प्रोबेबिलिटी आएगी। अब आपको निकालना है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना, आपको रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो पीछे फर्स्ट बैग से आई होगी, लेकिन पहले आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, यही बेस थ्योरम है। यहां पर पहले मैं निकालूंगा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो नाउ probability that the drawn ball is red, तो इसको हम कहेंगे PA। निकालने के लिए ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए आप करेंगे PE1 जो आपने पहला बैग चूज करा इंटू PA/E1, फिर PE2 सेकंड बैग चूज करा, फिर PA/E2। मेरे ख्याल है बात समझ रहे हैं कि यहां पर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो रेड बॉल फर्स्ट बैग से भी आ सकती है, रेड बॉल सेकंड बैग से भी आ सकती है। ये थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी, और मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि ये जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं चैप्टर 1 में। हाँ, हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के नाम पर नहीं किया था। तो PE1 ये 1/2 है, और PA/E1 ये मेरे पास 3/7 है। फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी A/E2 ये 2/5 है। आपको इतने काम से जितना मैं बता रहा हूं जैसे लिखना है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो और एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो लिखें सही लिखें, गलत लिखा तो नंबर कटेगा। 3/7 और 2/5, 1/2 मैंने कॉमन लिया है, तो 1/2, एक एलसीएम 35, 7 5 जा 5 3 जा 5 7 जा 7 2 जा, तो ये आ जाता है 29/2 इंटू 35। मैं जानबूझ के 70 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आगे कटने हैं, ये कटती हैं टर्म्स। नाउ बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या चाहिए, रेड बॉल आ चुकी है तो बताओ कि पहले बैग से आई होगी।
रेड बॉल आ चुकी है, तो जो आ चुका है, जो हो चुका है, नीचे आएगा, तो प्रोबेबिलिटी इवन अपॉन ए करनी है। देखो कहा है कि ये फर्स्ट बैग से आई हो, इट इज फाउंड टू बी रेड बॉल, ये रेड बॉल आ चुकी है, तो ये पहले बैग से आई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गेस करनी है, बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी इवन अपॉन ए, इसका क्या फॉर्मूला है? पहले तो आप इसको उल्टा करो, प्रोबेबिलिटी इवन अपॉन ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, ये बिल्कुल मैं वो तरीके बता रहा हूं जैसे याद रहेगा, रट जाएगा। इनटू में प्रोबेबिलिटी इवन, इसको पहले लिखो, तो प्रोबेबिलिटी इवन की मल्टीप्लाई हमने करी प्रोबेबिलिटी ए अपॉन इवन में, और नीचे जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है पी ए, वो आ जाएगा। दिस इज बाय बेस थ्योरम। बहुत सारी किताबों में पी ए की जगह पूरा वैल्यू लिखते हैं, आप वैसे लिखिए, मैं कहता हूं कि पहले पी ए निकाल लो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, या लिख लो बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आप पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसमें, पूरी सब चीजें बता रहे हैं, नंबर नहीं कट सकता। अब यहां पर इनकी वैल्यूज को हमें निकालना है ना। पी इवन और पी अपॉन इवन तो रखा हुआ मिलता है हमेशा, ये जो सेट आएगा ये रखा हुआ मिलेगा, यहां या यहां रखा हुआ मिलता है ये, तो यहां पर ये है 1/2 इंटू 3/7, और पी अभी अभी हमने निकाला 29/2 इंटू 35। तो आप देख रहे हैं आसानी से कटेगा ये, 2 से 2 बार, 7 से 5 बार, 5 ऊपर जाएगा, और ये आएगा 15/29, 15/29। आंसर चेक कर लेते हैं, मैंने आंसर साइड में लिखे हुए हैं, ये 15/29 इज द आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन, यहां पर फिर से बता दूं आपको, प्रोबेबिलिटीज जो हमने ली E1 E2 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होनी चाहिए, इनका ही आपको चुनाव सावधानी से करना है, फिर तो सवाल खिंच जाता है। ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी सम 1 आ रहा होगा तभी ये काम करेंगी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तभी मानी जा सकती हैं जब ये इनमें कुछ कॉमन ना हो, और एग्जॉस्टिव के लिए तीन दोनों सम 1 आना चाहिए। ठीक है, प्रूफ जब हमने थ्रो किया तब भी हमने ये वाली बात करी थी। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। सपोज दैट 5 men out of 100 and 25 women out of 1000 are good orators। कह रहे हैं कि orators की बात कर रहे हैं, उनमें से 5 आदमी अगर 100 में से गिनते हैं तो 5 आदमी जो है गुड ओरेटर्स हैं, अच्छे वक्ता हैं, और 25 लेडीज वो जो है 1000 में से अच्छी वक्ता हैं। एन ओरेटर इज चूजन एट रैंडम, एक ओरेटर को चूज किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेल पर्सन इज चोजन। अब देखो मेल और फीमेल में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये रैंडम सिलेक्शन है, तो वी हैव टू टेक, हाँ दिया दिया दिया, ऑज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो इक्वल नंबर ऑफ मैन और वुमेन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो मेरा जो E1 E2 है ये इवेंट्स बनेंगे कि आप मैन को चूज कर रहे हैं या वुमेन को चूज कर रहे हैं। तो लेट इवेंट E1 प्रॉपरली अगर इनका सिलेक्शन हो गया तो सब काम आसानी से हो जाता है। E1 ए मैन इज सिलेक्टेड, ए मैन इज सिलेक्टेड चोजन। इवेंट E2 ए वुमेन इज चोजन। दिस इज इवेंट E2। तो PE1 is equal to 1/2, PE2 is equal to 1/2, since there are equal number of men and women, there are equal number of men and women। ये लाइन आप पहले भी लिख सकते हैं यहां पर, जब प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं उससे पहले। अच्छा, अब मैंने माना इवेंट ए, इवेंट ए ले लीजिए आप, इवेंट ए, एन ओरेटर इज चोजन, एन ओरेटर इज चोजन, एन ओरेटर, ओरेटर इज चोजन। अब ये ओरेटर देखो जेंट्स में से भी आ सकता है, लेडीज में से भी आ सकता है, मैन और वुमन दोनों में से आ सकता है। तो मुझे लेना होगा कि ओरेटर आएगा मेरे पास, अगर मैन में सिलेक्शन किया तब कैसे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आप लेंगे A/M, A/M यानी A/E1,
अगर आप ये चूज कर चुके हैं कि मैन में से हम ले रहे हैं, तो ओरेटर आने की संभावना, कहा है इन्होंने 5 men out of 100 are good orators. तो 5/100 is the probability that you have selected a man from a good orator from men. तो यहां पर जो orator है आपका, वो तब ले रहे हैं आप जबकि आपके पास जेंट्स के चुनाव की संख्या है P of A upon E2. P of A upon E2 का मतलब है क्या है कि आप वुमेन चूज कर चुके हैं, वुमेन में से आप जो ले रहे हैं, जो आपने वुमेन का चुनाव कर लिया, बिल्कुल ये थैले समझो, पहले थैले थे ना जिसमें रेड बॉल और ब्लैक बॉल, रेड बॉल ब्लैक बॉल थी, उस तरह से 2 थैले हैं ये, ठीक है। तो यहां पर थैले में से जो पहले थैले का चुनाव करा, तो ये मैन का चुनाव करा, आपने दूसरे थैले चुनाव करा, वुमेन का चुनाव करा, और थैलों के अंदर क्या है, गुड ओरेटर्स एंड नॉट गुड ओरेटर्स। थैले के अंदर, दोनों थैलों के अंदर गुड ओरेटर्स एंड नॉट गुड ओरेटर्स, ये है। और थैले का नाम क्या है, मैन, थैले का नाम क्या है, वुमेन। तो आपने थैला चूज किया, थैला चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो मैन चूज करने, वुमेन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कि दोनों की संख्या बराबर कही गई है। फिर उसके बाद में ओरेटर इज चोजन, ये मैंने लिया कि रेड बॉल इज चोजन, ध्यान कीजिए। तो रेड बॉल इज चोजन, तो रेड बॉल या ओरेटर यहां पर एक ही बात है, और ब्लैक बॉल का मतलब है जो कह लीजिए ओरेटर अच्छा नहीं है। तो आपने जब पहला बैग चूज कर लिया तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, या आपने पहले मैन को चूज कर लिया तो ओरेटर आने की प्रोबेबिलिटी, गुड ओरेटर या ओरेटर जो भी आप कहें, आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही यहां पर जब आपने थैला दूसरा चूज किया, यानी कि जब आपने वुमेन का बैग लिया, तो उसमें से आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी, वुमेन की कह रखी है 25 आउट ऑफ 1000 आर गुड ओरेटर्स, तो 25/1000 इज द प्रोबेबिलिटी दैट गुड ओरेटर इज चोजन फ्रॉम वुमेन, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब मुझे जो लाना है, पहले तो मुझे चाहिए पी ए, तो बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये लिख दिया करो। देखो शुरू के 2-3 क्वेश्चन में पूरे कराऊंगा, पूरी लैंग्वेज साथ कराऊंगा, उसके बाद में आपको जो है मैं लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, और फिर आपको लैंग्वेज बोलता जरूर जाऊंगा, आप संग संग लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि सवालों को फिर मुझे जल्दी खत्म भी करवाना पड़ेगा। समझाऊंगा पूरा, समझाने में कोई कमी नहीं होगी, कोई कहीं से भी कहीं तक मैं चीजें छोड़ूंगा नहीं। मैं थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए में निकाल रहा हूं, तो जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं ना, इसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। मेरी कोशिश यही हो रही है कि आसान से आसान लैंग्वेज में आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊं, और ये लैंग्वेज लिख के आनी है, मिनिमम पीस ऑफ लैंग्वेज लिख के आएंगे आप। और बढ़ाना चाहें बढ़ा दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना है गलत ना होने पाए, बिल्कुल। तो पी ए विल बी PE1, अगर आपने मैन का सिलेक्शन करा, फिर आप ले रहे हैं गुड ओरेटर, तो A/E1, फिर PE2 और PA/E2। मैं बताऊं आपको एक चीज और ध्यान रखना, जब सवाल कर रहे हैं, 27 सवाल है इसके अंदर, आप जो नोटेशंस है ना वो होमोजीनियस लेना। मेरा मतलब कहने का ये है कि इवेंट्स को हमेशा E1 E2 E3 मानना, और कोशिश करना कि जो इवेंट उनके साथ घटित हो रही है वो ए लें। मैं केवल एक जगह एबीसी का नहीं चुनाव करूंगा, ए का चुनाव नहीं करूंगा, जहां पर इन्होंने खुद एबीसी मान रखा होगा। जैसे मान लो बैक का नाम ही एबीसी रख दिया, तो मैं ए नहीं लूंगा, फिर कुछ और लूंगा। वरना मैं हर बार कोशिश करूंगा कि इवेंट का जो नाम है वो ए लूं, क्योंकि हमारी जो थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी वहां भी ए लिया गया है, जो बेस थ्योरम वहां भी ए लिया गया है, कैपिटल ए लिया गया है। तो बेटर होगा कि हम उन्हीं जो है चिन्हों को, उन्हीं सिंबल्स को इस्तेमाल करें जो हमारे थ्योरम के साथ आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एक दिमाग में सेटिंग बैठ जाती है, और उसके हिसाब से सवाल करते हैं, तो हमारा काम आसानी से होता है। अब ये PE1 ये हमारा 1/2 था, PA/E1 ये हमें गिवन है 5/100, और फिर PE2 1/2, और ये था हमारे पास 25/1000, 25/1000 ये अपने पास। इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें सॉल्व करना कर सकते हैं, बाकी मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये काम हमारा कटिंग में आएगा अभी जब इसको लेंगे। नाउ बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, बेस थ्योरम से हमें क्या करना है, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है P, जिन्होंने कहा कि गुड ओरेटर जो है मेल पर्सन होना चाहिए, तो E1, तो PE1/A निकालना है मेरे को। गुड ओरेटर इज चोजन, पॉइंट इट वॉज फ्रॉम मैन, PE1/A is the required probability of choosing
choosing a man when it is known that the chosen person is good orator, that the chosen person is good orator, is good orator, गुड ऑरेटर। तो ये जो हमारे पास है पी ई अपॉन E1 अपॉन ए, इसको पहले उल्टा करो, यानी पी ए अपॉन E1 और पी E1 से इसकी मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल ऐसे ही रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएगा पी ए, टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए। नाउ व्हाट, आप इनकी वैल्यूज रखो। इसकी वैल्यू मैंने पहले सवाल बताया है, छबी छबाई वैल्यूज हैं ये, 1/2 इंटू 5/100। और मैं भी आपको यही प्रेस्क्राइब करूंगा कि आप भी अपने हैबिट से डालो, कटिंग वटिंग मत करो, इनको सॉल्व मत करो। सॉल्व करने में, कटिंग करने में आप दिक्कत में आओगे। हाँ, एक काम जरूर करना, यहां पर इसको बड़ा बड़ा लिखना, डबल साइज का लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डबल, जो आपका लिखने का हाथ का जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, उससे डबल साइज का लिखना। अब क्या है, पी ए हो गया मेरा, तो काट नहीं रहा हूं कोई भी चीज। 1/2 और देखना सा क्या बेनिफिट मिलता है, 5/100 प्लस 1/2 इंटू 25/1000। देखो मैंने बिल्कुल एज इट इज लिख लिया है, इसकी वैल्यू एज इट इज लिख ली और इसकी वैल्यू एज इट इज लिख ली। अगर मैं सॉल्व करता तो देखो बहुत दिक्कत आती, पहले तो यही गलती होने चांस हो जाते हैं। लेकिन अब देखना जरा, यहां पर मुझे देखो 1/2 1/2 1/2 यहां पर कट, 000000 खल्लास, इसके बाद 5 5 और ये 5, ये खत्म। तो आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी यहां पर ये 10, तो 5/10 बन रहा है नीचे, और यहां पर बन रहा है 1। तो यहां पर आपके पास 1 तो आ रहा है ऊपर, यहां लिखता हूं मैं, 1 तो आ रहा है ऊपर, और नीचे आ रहा है 1 प्लस 5/10, तो 5 से 2 बार कटेगा ये, 1 प्लस 1/2 3/2, और ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। तो 2/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये मैंने आंसर पहले लिख लिया था, तो यहां पर ये आपको सहूलियत देगा समझने में। 2/3 इज द आंसर, थोड़ा सा बड़ा लिख देना भैया, मेरे पास जगह कम थी, मैंने इसलिए इसको यहां पर 2/3 लिख दिया है। तो ये आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड, इट वाज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैंने काफी आपको प्रैक्टिस करा दी लिखने की, अब आप लिखने का काम तो अपने साथ रखना जैसे जैसे मान रहे थे। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर अब आपको वैल्यूज निकाल के देता हूं। इवन टू वैसे लेंगे। सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। 5% मैन और 5% वुमेन के ग्रे हेयर हैं। ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है यहां पर। ये assume that there are equal number of males and females, वही आपको PE1 1/2 PE2 1/2 है ना, वही लेने। और आपको फिर यहां पर जो करना है, देखो इवेंट इवन वही मैन और वुमेन, सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम वही लेने जो पीछे लिए हैं। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो यहां पर का पर्सन मेल, तो बिल्कुल वही चाहिए आपको, PE1/A ही चाहिए। और PE1/A देना कितने जल्दी से निकलेगा, PE1/A के लिए आपको चाहिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी 1/2 मैन चूज करने की, और ये का 5% जो है आदमियों के बाल जो ग्रे हैं, तो 5/100 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन हैज ए ग्रे हेयर, मैन हैव ग्रे हेयर। और नीचे आ जाओ, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, यहां पर आएगी 1/2 इंटू 5/100। फिर वुमेन चूज करते हो तो 1/2 इंटू 0.25/100, 0.25/100, देख लो जरा ये। ठीक है, तो ये अगर रफ में करा जाए तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। पहले तो रफ में करना चाहिए, जल्दी से हो जाए। हाँ, फिर लिखने का तरीका, भाई E1 इवेंट हमने माना मैन इज सिलेक्टेड, इवेंट E2 माना वुमेन इज सिलेक्टेड, ठीक है ना, या चोजन पर्सन इज मैन, चोजन पर्सन इज वुमेन, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिखिए। फिर उसके बाद में ए इवेंट, द पर्सन चोजन एज ग्रे हेयर, द पर्सन चोजन एज मैन वुमेन मतलब लिखना वहां पर, ए पर्सन चोजन एज ग्रे हेयर, तो वो हो गया इवेंट ए। अब वो चोजन हेयर ग्रे आ रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा A/E1, PA/E1, तो 5/100 हो गया कि 5% आदमियों के बाल जो ग्रे हैं। तो ऐसे 5%, 0.25% जो है लेडीज के बाल ग्रे हैं। मतलब ये मान रहे हैं कि आदमी जल्दी बुढ़े होते हैं,
कोई बात नहीं भैया, कह लो जो कहना है। 00 00 00, डाई तो मौजूद है ना, उसमें क्या दिक्कत है। जल्दी बाल अगर ना करने हो ग्रे तो आप जो है बच सकते हैं। जो कटिंग कितनी आसान है, 1/2 1/2 1/2, 5 5 और ये 0.25, तो इसको भी ना 25/100 कर लेते हैं और इसको काटा फिर 5, समझ सकते हो ना आप। मैंने 5 से काटा 5 5 5 पंजे 25 और ये 100, 5 से कटेगा ये 20 बार, 20 बार। तो ये आ गया आपके पास 1 तो ऊपर है, नीचे आ गया 1 + 1/20, यानी 1/1 प्लस ये होगा 20 1/20 और 20 ऊपर जाएगा तो 20/21। ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई है कि आपने जो पर्सन चूज करा उसके बाल ग्रे थे, बताओ कि वो आदमी था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो एक इवेंट जो हो चुकी होती है उसको दोनों के साथ होना होता है, जो इवेंट आपकी E1 E2 है। और तीसरी जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं कि भाई वो मेल या फीमेल था, वो निकालने के लिए फिर हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं बेस थ्योरम से। तो मैंने इस सवाल आपको समझा दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं। ए कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। एक कंपनी है जो स्कूटर मैन्युफैक्चर करती है और उसके 2 प्लांट हैं। प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द स्कूटर्स एंड प्लांट 2 मैन्युफैक्चर्स 30%। देखो इस सवाल में तो उन्होंने कहा है 70% और 30%। कई बार केवल एक ही बात करेगा, तो आपको समझना पड़ेगा दूसरी इवेंट वो कौन सी वाली है, क्योंकि हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट चाहिएंगी। तो यहाँ पर 70% 30% से क्लियर हो गई ये बात कि यही हमारी इवेंट E1 E2 है, कि आप जो है प्लांट 1 को चूज करोगे तो इवेंट E1, प्लांट 2 को चूज करोगे इवेंट E2। फिर कह रहे हैं एट प्लांट 1 80% ऑफ द स्कूटर्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एट प्लांट 2 90% ऑफ स्कूटर्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। कि जो प्लांट 1 के स्कूटर्स हैं उनमें 80% स्कूटर्स को स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना जाता है, और जो प्लांट 2 के स्कूटर्स हैं उनको उनमें 90% को स्टैंडर्ड क्वालिटी का रेट किया गया है। ए स्कूटर इज पिक्ड अप एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। एक स्कूटर मिला और पता चला स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है प्लांट 2 से आया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इवेंट E1 E2 हम सपोज करेंगे यहां पर। इवेंट E1, प्लांट 1 इज चोजन, प्लांट 1 is chosen. Event E2, plant 2 is chosen. तो इन दोनों के लिए प्रोबेबिलिटीज PE1 PE2, लैंग्वेज पूरी आप बनाना, मैंने काफी बना दी है, 1/2 और 1/2। हाँ, प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ स्कूटर्स, तो प्लांट 1 के पास 70% स्कूटर बनना है, तो जो स्कूटर हाथ में आया वो प्लांट 1 का है, प्लांट 2 का, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लांट 1 जो है 70% स्कूटर बना रहा है, तो 70/100, 70/100 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्कूटर फ्रॉम E1। और इसके बाद में प्लांट E2, इवेंट E2 के लिए ये बनेगा 30, 30/100। ये इवन E2 इवेंट्स हो गए। ज्यादा कुछ सोचना या सोचो, लेकिन इतना जरूर सोच लो कि भैया यहां पर इनकी प्रोबेबिलिटी 1 जरूर आना चाहिए। 70% 30% था, देन यू आर ओके। और अब आपको लेना है इवेंट ए। इवेंट ए, द स्कूटर चोजन इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्कूटर चोजन, स्कूटर चोजन इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो ऐसे में आपको चाहिए PA/E1, स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी का आ जाए अगर वो प्लांट 1 से आया हो। तो उसके लिए कह रहे हैं 80% जो स्कूटर है ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं प्लांट 1 के, तो 80/100 और PA/E2, PA/E2, PA/E2 90% स्कूटर्स के बहुत बढ़िया है, 90/100। फिर scooter chosen at random is found to be standard quality. What is the chance that it was from plant 2? तो we need to find the probability कि वो E2 से आया है, E2 प्लांट से आया है, सेकेंड प्लांट से आया है। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PE2/A,
PE2 अपॉन ए, तो PA अपॉन E2 इंटू PE2, अपॉन PA। अब P आप पहले निकाल लिया करना, मैं यहां पे एक साथ ही रख रहा हूं, तो देखो जरा P, और इसको बड़ा बड़ा लिखना है, मैंने पहले कहा इसको बड़ा डबल डबल साइज का काटना है ना इसके अंदर हमें। PE2 है हमारे पास 30 अपॉन 100, 30 अपॉन 100 प्लस PA इंटू PA अपॉन E2, PA अपॉन E2 इज 90 अपॉन 100, 90 अपॉन 100, और नीचे PA के लिए पहले तो भैया PE1 इंटू PA अपॉन E1 70 अपॉन 100, 70 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100, और जब प्लांट 2 की बात होगी तो 30 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। एक्चुअली दिक्कत बस यही है कि 30% स्कूटर ही बना रहा प्लांट 2, लेकिन उसकी स्टंट क्वालिटी ज्यादा बेटर है। अब जो कटिंग करनी है, अगर आप पहले कैलकुलेट कर लेते शायद भाई कुछ कर लेते बढ़िया, लेकिन मैं समझता हूँ कि कटिंग ऐसे की ज्यादा अच्छी रहती है। 00 00 00 00 00 00, 2 0 यहां पर, 2 0 यहां पर, 2 0 यहां पर, खत्म बात। और कुछ कटता है तो काट लो, कट नहीं रहा वैसे ये, तो यहां पर आप देखो 27 तो ऊपर आ रहा है, 9 27, और 27 प्लस 56 यहां पर आ रहा है, 56 प्लस 27, तो 56 और 20 हो गए आपके 76, 76 और 7 हो गए 83, तो 27 अपॉन 83 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और ये आंसर मैंने पहले लिख लिया था, तो इसको जरा ध्यान देख लें, बुक से सब लिखे। यहां पर 5th क्वेश्चन हो जाता है आपका। इसके बाद आ जाइए 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर बाइसिकल्स। एक कंपनी 2 प्लांट है, जैसे अभी बात हुई थी। द फर्स्ट प्लांट मैन्युफैक्चर 60% ऑफ बाइसिकल्स एंड सेकंड प्लांट 40%, बिल्कुल वही 70-30 वाला जैसा था। 80% ऑफ बाइसिकल्स आर रेटेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एट द फर्स्ट प्लांट एंड 90% ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एट द सेकंड प्लांट, बिल्कुल जैसे वो 80-90 थे ऐसे यहां पर 80-90 दिए हुए हैं। ए बाइसिकल इज पिक्ड अप एट रैंडम एंड फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कम्स फ्रॉम सेकंड प्लांट, बिल्कुल सेम टू सेम एज 5th। इसको तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, ये तो जरूरत ही नहीं मुझे बात करने की। सेम टू सेम, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, इसको खुद को करना है, आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ए हैज एन अलार्म विच विल रिंग एट द अपॉइंटेड टाइम विद प्रोबेबिलिटी 0.9। एक अलार्म है जो बजता है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9 बजने की, सही टाइम पर बजने की, अपॉइंटेड टाइम। इफ द अलार्म रिंग्स, अगर अलार्म बजता है, इट विल अवेक हिम। अब ये हिम है, ए हैज एन अलार्म, अच्छा ए व्यक्ति का नाम। अब देखो ए नहीं लेंगे, अब इसमें जो इवेंट ए ले रहे थे ना वो ए नहीं लेना, क्योंकि ए इसने कह दिया उस लड़के का नाम, लड़की का नाम है, जो पर्सन जिसके पास वो अलार्म है। ए हैज एन अलार्म विच विल रिंग एट द अपॉइंटेड टाइम विद प्रोबेबिलिटी 0.9। इसके पास अलार्म है जिसकी बजने की, अपॉइंटेड टाइम बजने की प्रोबेबिलिटी 0.9, मतलब कई बार नहीं बजता, ऐसा भी है, 0.1 प्रोबेबिलिटी है उसकी। इफ द अलार्म रिंग्स इट विल अवेक हिम एंड ही विल रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम। अगर अलार्म बजता है तो उसे वो उठा देगा, अलार्म उसको उठा देगा और वो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पर पहुंच जाएगा विद द प्रोबेबिलिटी 0.8। मतलब उसको लेट करने के और भी कारण हो सकते हैं, उठाई तो उस समय पर है। इफ द अलार्म डज नॉट रिंग, अगर अलार्म नहीं बजता है, ए विल गेट अप ऑन हिज ओन, अपने आप उठेगा, टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम विद प्रोबेबिलिटी 0.3। अब उसकी प्रोबेबिलिटी सही टाइम पहुंचने की 0.3 रह जाती है। नोइंग दैट द पर्सन रीच द हॉल इन टाइम, ये जानते हुए कि पर्सन सही समय पहुंचा होगा हॉल में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अलार्म रिंग्स। ये बताओ कि अलार्म बजा होगा, तो ठीक है। अब अलार्म का बजना ना बजना, ये दो चीजें हो गई। हाँ, तो इसमें इवेंट इवन हो जाएगा अलार्म का बजना, इवेंट इवन हो जाएगी अलार्म का ना बजना। तो इवेंट इवन, इवेंट इवन ये है मेरा गिवन, या लेट, लेट करना ज्यादा सही रहेगा। लेट इवेंट इवन, अलार्म रिंग्स एट अपॉइंटेड टाइम, जो पॉइंट टाइम उसके रखा गया है उस समय बच जाता है, तो इवेंट इवन। इवेंट E2, अलार्म डज नॉट रिंग, डज नॉट रिंग्स
एट अपॉइंटेड टाइम, इवेंट E2। इसको इवन बार भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है 2 इवेंट है तो आप बार लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन देखना कि वो उल्टी इवेंट होनी चाहिए। An alarm, A has an alarm which rings at the appointed time with the probability 0.9, तो P E1 is equal to 0.9, 0.9 को 9/10 लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड PE2 ये हो जाएगा 0.1। चाहो तो इसको दिखा दो, बाकी जरूरत नहीं दिखाने की, सीधे सीधे 0.1 लिखो, ये नहीं कि 1 में से 0.9 माइनस करके दिखा रहे हो, वो थोड़ा सा बहुत बचकाना हो जाएगा। If alarm rings, it will awake him and he will reach the examination hall in time with probability 0.8। तो अब वो टाइम पर पहुंचता है, इसको मैं T कह देता हूं, इवेंट T। थोड़ा तो रिलेट होगा ना T टाइम से, T इवेंट में मान रहा हूं कि वो समय पर पहुंचता है हॉल में। A reaches the examination hall on time। ठीक है, टाइम पर पहुंच जाता है। अब वो टाइम पर पहुंच रहा है तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी T/E1 कि वो टाइम पर पहुंचा है, तो ये मानते हुए कि वो अलार्म बजा होगा, अलार्म बजा है तो टाइम पर पहुंचा है वो, तो PT/E1। तो PT/E1 विल बी, आपको कहा है 0.8 उसकी प्रोबेबिलिटी है, 0.8 यानी 8/10, 8/10 इज द प्रोबेबिलिटी। एंड PT/E2, जब उसका अलार्म नहीं बजा तब वो सही समय पहुंचा है, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर रहेगी 0.3 यानी 3/10 करना ठीक रहेगा। और अब आपको चाहिए पहले PT। तो PT निकालने के लिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से PE1 इंटू PT/E1 प्लस PE2 इंटू PT/E2। तो PE1 है हमारे पास 9/10, 9/10, और PT/E1 है हमारे पास 8/10, प्लस PE2 1/10, और ये था 3/10 PT/E2। बिल्कुल इसमें कटिंग फटिंग मत करो ना, इसमें जो है मल्टीप्लाई करके इसको इकट्ठा करना है ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि वो टाइम पर तो पहुंचा है, सही बात है, टाइम पहुंचा है, अलार्म बजा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो अलार्म बजा होगा तो E1, तो PE1/T चाहिए आपको, तो PE1/T, तो PE1 इंटू PT/E1, फॉर्मूला याद रखिए बेस थ्योरम से, और नीचे आपका आएगा PT, PE1 और PT/E1, दिस इज 9/10 इंटू 8/10, और डिनोमिनेटर में हर बार फायदा होगा आपको इसका, कटेंगे तो पहले नहीं करते हैं तो बाद में सारी टर्म सिमिलर तो आती हैं। नीचे आएगा 9/10 इंटू 8/10 प्लस 1/10 इंटू 3/10, 10 10 10 10, सारे खत्म। अब आप इसमें कुछ काट सकते हो, हाँ 3 से काट सकते हो, 3 3 3 1। तो क्या मिला, 8 3 24 तो ऊपर है, और नीचे है 24 और 125, तो 24/25 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 7 के अंदर। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरेज प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन ए पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग इज 0.99। कह रहे हैं कि चेस्ट रेज का एग्जामिन करके, एक्सरेज का एग्जामिन करके ये पता लगाना टीबी डिटेक्ट हो जाती है कि पर्सन एक्चुअली सफर कर रहा था, वो 0.99 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले, लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी डेकोरेटिव बनाई गई है,
थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाने के लिए सवाल को इस तरह पेश किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर डायग्नोसिस इनकरेक्टली दैट ए पर्सन हैज टीबी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे इज 0.001। तो कह रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी के डॉक्टर जो है डायग्नोस करेगा और गलत डायग्नोस करेगा बेसिस ऑफ द एक्सरे इज 0.001। ठीक है। इन ए सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर फ्रॉम टीबी। कह रहे हैं कि जो शहर के अंदर टीबी होने की प्रोबेबिलिटी है वो केवल 1/1000 है, 1000 लोगों में किसी एक को हो सकती है। ए पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम इज डायग्नोस्ड टू हैव टीबी। जो पर्सन का डायग्नोस हो पता चला उसे टीबी है, तो कह रहे हैं बताइए क्या चांस है कि उसको एक्चुअली टीबी थी। डायग्नोस हुआ टीबी है, डायग्नोस गलत भी हो सकता है, डायग्नोस गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये जो टीबी की मशीन है, एक्सरे मशीन है, ये भी गलत बता सकती है और डॉक्टर भी गलत बता सकता है। तो ऐसे में यहां पर जो बात है उसका जो डायग्नोशन हो गया है वो टीबी का हो गया है, और कह रहे हैं कि ये बताओ कि उसको टीबी एक्चुअली में थी, एक्चुअली में थी। तो बात यह है कि एक्चुअली टीबी की बात तो यहां पर आ रही है कि सर्टेन सिटी में एक में से 1000 लोग मिलेंगे, ऐसे एक मिलेगा 1000 में से जिसको टीबी हो सकती है। तो यही मेरी इवेंट इवन बनेगी। इवेंट इवन मुझे वो बनाना है जिसका होना ना होने से मैं बराबर मैच कर सकूं, यानी दो इवेंट ऐसी लेनी है जैसे मुझे कि दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो। तो यहां पर जो हमारे पास है इवन इवेंट, तो इवन इवेंट हमारी होगी जिसमें कि हमारे पास एक्चुअली पर्सन सफर कर रहा है टीबी से। तो लेट इवेंट इवन, इवेंट इवन, ए पर्सन is actually suffering with TB. Suffering from TB. Event E2. A person is not suffering. है या नहीं है, एक बात तो होगी, या तो टीबी है या नहीं है, और एक्चुअली में बात है या नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 में 1000 की है। ठीक है, तो P even लेंगे 1/1000। तो क्लियर है PE2 आपके पास इसी का रेसिप्रोकल नहीं है, तो P इवन को माइनस करेंगे, या तो इसको इवन बार भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इवन लीजिए, इवन बार लीजिए, तो सभी जगह इवन 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 बार लेना होगा हमें। तो ये हो जाएगा 999/1000। अगर एक पर्सन को कह रहे हैं कि हो सकती है टीबी 1000 में से, तो 999 नहीं होगी। तो ये हो गया P1 PE2। अब मैं लेता हूं इवेंट ए। इवेंट ए, इवेंट ए क्या कह रहे हैं? ए पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम इज डायग्नोस्ड टू हैव टीबी। ये जो इवेंट हो चुकी है इसी को तो इवेंट ए मानोगे, जो दोनों के साथ हो सकती है। अगर डायग्नोस हुआ तो गलत, डायग्नोस हुआ सही। तो यहां पर इवेंट ए पर्सन इज डायग्नोस्ड विद टीबी। उसका डायग्नोशन हुआ टीबी में, तो डायग्नोस हो गया, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं डायग्नोस हुआ, अब वो एक्चुअली सफर कर रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी PA/E1। डायग्नोस हुआ, सही हुआ, बात तो यही है। डायग्नोस हुआ, सही हुआ, PA/E1 डायग्नोस सही है, क्योंकि इवन का मतलब क्या है? पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम टीबी। तो प्रोबेबिलिटी दैट द डायग्नोज इज करेक्ट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस सवाल में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इवन टीचर्स को कंफ्यूजन होते हैं इसमें सवाल में। तो प्रोबेबिलिटी के डायग्नोस जो है करेक्ट हुआ है, क्योंकि यहां बात है जब वो एक्चुअली सफर कर रहा था टीबी से, और हम किसकी निकाल रहे हैं कि उसका डायग्नोशन हुआ है टीबी में। तो एक्चुअली कर रहा था और टीबी डायग्नोस भी हुआ है, तो करेक्ट डायग्नोशन है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये करेक्ट डायग्नोशन की है। तो कह रहे हैं बाय एग्जांपल चेस्ट एक्स-रे द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग विद टीबी is 0.99. So this is 0.99. I do it 99/100. PA/E1. अब PA/E2.
पी ए अपॉन ई टू, थोड़ा स्लाइड मुझे लेनी पड़ेगी एक, पी ए अपॉन ई टू। थोड़ा पीछे आएंगे, ये तो पी ए अपॉन ई टू, अब ध्यान से समझना इसको क्या कह रहे हैं, पी ए अपॉन ई टू, इसी में कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा। पी ए अपॉन ई टू क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर डायग्नोसिस इनकरेक्टली दैट अ पर्सन हैज टीबी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे इज 0.001। डायग्नोसिस इनकरेक्टली, यहां पर क्या डायग्नोस हो गया टीबी का, यहां उल्टा है भाई साहब, कह रहे हैं डायग्नोस हुआ है उसका और वो उल्टा बता रहा है, that the doctor diagnosis incorrectly that a person has TB on the basis of X-ray is 0.001। यही वो प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर उसका डायग्नोसिस सही हुआ तो गलत बताएगा, मतलब उसको डायग्नोस हुआ है टीबी, ठीक है ना, डायग्नोस हुआ है, वो क्या नहीं हुआ, अगर डायग्नोस हुई टीबी तो गलत बताना है ना उसे, डॉक्टर गलत बताता 0.001 तो कहेगा नहीं हुआ, और हमें इसी का चाहिए, ए पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम टीबी, नॉट सफरिंग, तो नॉट सफरिंग का मतलब क्या है, वो बताएगा है और जबकि उसको नहीं होगा, तो इसका मतलब पी ए अपॉन ई टू, this is probability that a person is wrongly diagnosed with TB। बिल्कुल एग्जाम में भी लिख के आइए, आप सभी क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज रॉन्गली डायग्नोस्ड, तो रॉन्गली डायग्नोसिस का क्या था सिस्टम, 0.001 प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर डायग्नोसिस इनकरेक्टली दैट ए पर्सन हैज टीबी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे इज 0.001। इसका मतलब ये नहीं है कि वो है तो नहीं बता रहा या नहीं है तो बता रहा है, कोई सा भी हो सकता है। तो ऐसे में 0.001 ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है रॉन्ग डायग्नोस की, तो 1/1000। ठीक, तो पी ए मोनिटो आ गया मेरे पास। अब पहला चाहिए मुझे पी ए बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, पी ए तो पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। तो पी ई वन है मेरे पास 1/1000, 1/1000, पी ए अपॉन ई वन 99/100, 99/100 या कुछ और है 0.99, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डायग्नोसिस करेक्ट, ठीक है 0.99। फिर चाहिए पी ई टू था मेरे पास, पी ई टू था 999/1000 इंटू पी ए अपॉन ई टू 1/1000, दिस इज पी ए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो आपको कह रहे हैं वो सही जो है उसके, उसको एक्चुअली में टीबी थी ये पता लगा रहा ना, तो आपको टीबी डायग्नोस हो चुका है, एक्चुअली में टीबी था, तो यहां पर एक्चुअली टीबी वाला केस इवन वाला है, तो पी इवन, डंडा थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, पी इवन इंटू, हाँ एक्चुअली उसको लिखते हैं पहले, पी इवन अपॉन अपॉन ए, और अब डंडा लगाओ लंबा वाला, तो पी इवन इंटू पी ए अपॉन ई वन, फिर नीचे पी ए, ठीक है। अब भैया जगह चाहिए मुझे दूसरी वाली, तो अगला पेज मुझे लेना पड़ेगा, इसमें एक पेज एक स्लाइड और चाहिए मुझे। तो पी ई वन और पी ए अपॉन ई वन, तो 1/1000, 99/100, 1/1000 इंटू 99/100, और यही तो नीचे आ रहा है पहले, 1/1000 इंटू 99/100 प्लस 999/1000
999/1000 और 1/1000, 1/1000। तो पहले जा 3 और 2 5 जीरो लपेट देता हूं मैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। फिर उसके बाद में 11 से न काट सकते हो, तो 11 से 9 बार, 11 से 9 बार, और 11 से 11 9 99। ये तो नहीं कट रहा, 11 9 99, ये नहीं कट रहा, तो इसको तो मुझे बचाना चाहिए। 11 से कट रहा है, 11 से नहीं कट, 9 से कट रहा है, 9 से काटो ना इसे। 9 से 11 टाइम्स, 9 से 11 टाइम्स, 9 से 111 टाइम्स, ये है ना बात। देखो 11 तो ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 11 प्लस 111/10, 111/10, ठीक है। और 110 प्लस 111, तो 11 × 10 तो ऊपर हो गया, और नीचे आ गया 110 प्लस 111, तो 110 ऊपर है और नीचे 221, 110/221, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके साथ आ जाती है कि एक्चुअली पर्सन को डायरेक्ट हुई है प्रोबेबिलिटी टीबी। तो आज के लिए तो रखते हैं इसमें। तो ये जो है मैंने जो क्वेश्चन बताए आपको, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखना किसी और तरह से किसी ने कराया हो, आपके टीचर्स वगैरह ने, बहुत अच्छा सवाल है ये। ओके, गुड डे, गुड बाय एवरीवन। इसके क्वेश्चंस कल करते हैं और हम